start the unit number 2. So as far as unit number 2 is concerned, we have a 2 chapter, material 1 and material 2. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट का नाम ही है मटेरियल. सो एज फार एज मटेरियल यूनिट इज़ कंसर्न, 2 चैप्टर है, मटेरियल 1 और मटेरियल 2. सो मटेरियल 1 में हम रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट वो हम सीखेंगे. देन फैक्ट्री में हमारा स्टॉक कितना रहेगा, कैसे रख सकते हैं, कितना स्टॉक रखना चाहिए, कितना ज़्यादा रखना चाहिए, कितना कम रखना चाहिए, वो सारा हम रॉ मटेरियल नंबर चैप्टर 1 में हम सीखेंगे. मटेरियल चैप्टर 2 की बात करें तो मटेरियल चैप्टर 2 में हम स्टॉक को मतलब रॉ मटेरियल को कैसे इशू करते हैं, उसकी सारी मेथड है, तो वो हम सीखेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मटेरियल 1, सो अपने लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में मटेरियल है क्या. सो रॉ मटेरियल की बात करें और मटेरियल की बात करें तो एज फार एज कॉस्टिंग इज कंसर्न वी हैव 2 टाइप ऑफ मटेरियल फॉर द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ. और इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और उसकी प्राइस भी स्मॉल रुपीज़ में होती है. जैसे कि हम मान लें कि फॉर एग्जांपल मशीनरी है तो उसके स्पेयर पार्ट है वगैरह सब, वो सब हम इनडायरेक्ट मटेरियल में बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इनडायरेक्टली कनेक्टेड with the production of the product. और so as far as raw material chapter 1 is concerned, so पहले ही मैंने बता दिया है कि हम क्या सीखेंगे एक्चुअली में. तो मटेरियल की हमारी कॉस्ट कितनी है, हमारी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है. मुझे पता तो चल गया कि मुझे ये रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, बट उसकी कॉस्ट पर यूनिट वाइज कितनी होगी तो वो मुझे फाइंड आउट करना है. तो इस चैप्टर की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, मोबाइल बनाना है, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए. 100 मोबाइल बनाने के लिए मुझे इतने इतने रॉ मटेरियल चाहिए. तो प्रोडक्ट वाइज और यूनिट वाइज मुझे पर यूनिट कॉस्ट रॉ मटेरियल की निकालनी है तो मैं ये निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल किलोग्राम में इंटू प्राइस पर किलोग्राम. ठीक है. सो एज फार एज मटेरियल 1 इज़ कंसर्न, अगर मुझे स्टॉक का लेवल फाइंड आउट करना है और मुझे एक स्टॉक का लेवल फाइंड आउट करना है तो हम 3 टाइप की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. 3 टाइप की कॉस्ट रिलेटेड है मटेरियल चैप्टर 1 के हिसाब से. तो ये 3 टाइप की कॉस्ट कौन सी है,
तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ टाइप ऑफ कॉस्ट, कि जिस कॉस्ट की मदद से हम सारे सम्स करने वाले हैं और हम स्टॉक का लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है परचेजिंग कॉस्ट। अगर परचेजिंग कॉस्ट की बात करें तो मतलब उसका ये है कि वो रॉ मटेरियल हम कितने रुपीस में हम परचेज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परचेजिंग कॉस्ट। सेकंड है कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट पर ऑर्डर की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बैंक का कमीशन है, इंटरेस्ट है, वो सब हम बोल सकते हैं। बैंक का कमीशन कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। फॉर मान लो कि मेरे पास पैसा नहीं है बट मुझे रॉ मटेरियल ख़रीदना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बैंक को बोलूँगा कि ऑन बिहाफ ऑफ मी तू अभी पेमेंट कर दे मेरे क्रेडिटर को, तो बैंक वो फैसिलिटी मुझे देता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वो विद इन अ कंट्री यूज़ नहीं होता बट जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तब ज़्यादातर यूज़ होता है। वो कंसेप्ट हम बाद में सीखेंगे, बट एक्चुअल में बैंक कमीशन क्या है वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पैसा नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ मी बैंक विल पे द अमाउंट टू माय क्रेडिटर, ठीक है। तो बैंक ने जो वो सर्विसेज दी मेरे क्रेडिट के हिसाब से मेरे क्रेडिटर को वो पैसा दे दिया, और मैं बैंक को कितने दिनों बाद पैसा दूंगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, जैसे मेरी गुडविल विद द बैंक, उसको मैं बोलता हूँ कमीशन। तो वो ऑर्डर लेने के लिए मैंने जो कमीशन पे किया बैंक को, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारी कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होती है कॉस्ट पर ऑर्डर में। और थर्ड है मेरा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो वो मेरा स्टोरेज कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो सारा मेरा क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। बट जब भी हम गुड्स बल्क में परचेज करते हैं तब क्या होता है कि मेरा लिक्विडिटी अफेक्ट हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि ये हम क्यों सीख रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट टू लर्न दिस टाइप ऑफ पॉइंट। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 100 यूनिट चाहिए और उसकी जगह मैं 1000 यूनिट परचेस कर रहा हूँ, तो मेरा क्रेडिटर मुझे क्या देगा, बेनिफिट देगा। अगर कोई भी मेरा क्रेडिटर नहीं, कोई भी क्रेडिटर देख लो, ठीक है। मैं ज़्यादातर क्वांटिटी में मटेरियल या तो फिर गुड्स परचेस करता हूँ तो मुझे बेनिफिट होता है, मुझे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, बट उसके सामने मेरी लिक्विडिटी ज़्यादा खर्च हो जाती है, मेरा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है। कैसे कि मैं 100 यूनिट का पैसा दूँ और मैं 100 यूनिट खरीदूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट का ही पैसा देना पड़ेगा मेरे क्रेडिटर को, बट डिस्काउंट उतना ही मिलेगा 100 यूनिट में जितना आता है। बट उसकी जगह 100 यूनिट की जगह मैं 1000 यूनिट मेरे क्रेडिटर से परचेज़ करता हूँ, तो मुझे 1000 यूनिट जैसा डिस्काउंट मिलेगा और कुछ अलग बेनिफिट मुझे मिलेगा, ज़्यादातर बेनिफिट मिलेंगे। बट मुझे पेमेंट कितने यूनिट का करना पड़ेगा, 1000 यूनिट का, वो ज़्यादा है, मुझे एक्स्ट्रा कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 900 यूनिट्स का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब मेरे पैसे 900 यूनिट के ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। तब जाके मेरी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो और मैं बिज़नेस मेरा उतना अच्छा रन नहीं कर सकूँगा। तो उन सारे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम ये सीखते हैं कि परचेजिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है और कैरिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है। उसके लिए एक कंसेप्ट है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कि चाहे मेरी लिक्विडिटी भी मेंटेन हो जाए और ज़्यादातर लिक्विडिटी मेरी अफेक्ट ना हो और मेरा ज़्यादातर गुड्स मेरे फैक्ट्री में आ जाए, ठीक है। लिक्विडिटी और स्टॉक को बैलेंस करने के लिए हम एक मेथड यहाँ पे हम सीखेंगे, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, इसीलिए उसका नाम रखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक मतलब नॉमिनली लिक्विडिटी भी मेरी मेंटेन हो जाए और ज़्यादा स्टॉक आए,
तो वो कैसे करना है, कब स्टॉक मंगवाना है ताकि मेरी लिक्विडिटी मेंटेन हो जाए और ज़्यादा अफेक्टेड ना हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। और EOQ का कंसेप्ट दिया है, उस पर्सन का नाम है मिस्टर विल्सन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं EOQ की फॉर्मूला लिखता हूँ। AO डिवाइड बाय C। तो यहाँ पे अंडर रूट 2AO, ए का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनुअल कंजप्शन, ओ की बात करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये मेरी फॉर्मूला है। तो ये आपको MCQ में भी आ सकता है कि EOQ का कंसेप्ट किसने दिया है, किस पर्सन ने दिया है, हम EOQ क्यों लर्न कर रहे हैं। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हम कम लिक्विडिटी में ज़्यादा स्टॉक कैसे मंगवाए, तो वो स्टॉक मुझे मेंटेन कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसीलिए हम EOQ का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं।